हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे। जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे टाइम आपका बोर्ड के बहुत नज़दीक आता जा रहा है और आप लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैनल आपके साथ है। आपको जो भी प्रॉब्लम है इस चैनल को आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। आज पढ़ने से पहले आप सोचते हैं कि कुछ आप लोग एनर्जेटिक हो जाएं, तो एनर्जेटिक होना चाहते हैं तो चलिए, कहने का कि थक कर मत बैठ उड़ान अभी बाकी है, कि थक कर मत बैठ उड़ान अभी बाकी है। जमी खत्म हुआ तो क्या हुआ, जमी खत्म हुआ तो क्या हुआ, आसमां अभी बाकी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने टॉपिक पे आते हैं आज का, कि आज पढ़ने वाले हैं आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नीफिकेशन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, आपको पहले से ही बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर्धन। आवर्धन होता क्या है? तो आवर्धन जो है, जैसा कि आपने जब प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ रहे थे तो आपको पता होगा कि वस्तु अगर यहाँ है तो रे जो होता है कि टकराने के बाद एफ से और एफ से जाने के बाद समानांतर पैरेलल हो जाता है। तो जो यहाँ बनता था, कभी कभी वस्तु यहाँ बनता है तो वस्तु कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। तो जो इनके रेशियो होते हैं प्रतिबिंब की और वस्तु की जो रेशियो है उसी को कहते हैं आवर्धन। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु, बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझ में आ गया? इसे एम द्वारा, किसके द्वारा? तो एम द्वारा सूचित किया जाता है। कौन सा एम? तो स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। तो आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये जो रेशियो है ये रेशियो ही क्या होता है? आवर्धन होता है। तो एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं H2/H1। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है बाबू कि आपको पता हो गया कि H2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यह आपका वस्तु की ऊंचाई है। ये आपको पता ही है क्या है? आवर्धन। ये आपका आवर्धन हो गया। ये आवर्धन, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई। क्लियर? ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर आवर्धन मेरा जो है मैग्नीफिकेशन जो अगर पॉजिटिव रहेगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल या वर्चुअल? अब लड़का कंफ्यूज, तो आपको ये क्या करना है? क्लियर कर लेना है कि होता क्या है। अगर आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन, यदि मैग्नीफिकेशन मेरा क्या हो, मतलब एम इज इक्वल टू प्लस रहे यानी पॉजिटिव धनात्मक हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा बनेगा। पहला पॉइंट कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आवर्धन पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि एम माइनस हो, क्या हो? माइनस होगा तो क्या होगा? यदि ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा, तो क्या होगा? आवर्धन जो है मेरा क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब क्या आता है, आप देखेंगे कि अवतल दर्पण में, किसमें? अवतल दर्पण में जो इमेज जो होता है क्या बनता है? वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें एम जो है, एम यानी आवर्धन पॉजिटिव भी बनेगा और निगेटिव भी बनेगा। यानी पॉजिटिव भी बनता है, निगेटिव भी बनता है। कौन से दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। वही कह रहा है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार क्या बनते हैं? आवर्धन प्राप्त होता है। जब देखेंगे उत्तल दर्पण में, जब उत्तल दर्पण में देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक।
यहाँ जो बनता है तो हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनने की वजह से, हमेशा काल्पनिक बनने की वजह से हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है। क्या होता है, आवर्धन हमेशा पॉजिटिव, आवर्धन हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। किसमें, उत्तल दर्पण में जो आवर्धन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ये कुछ पॉइंटें हैं जो आवर्धन क्षमता को आपको जो आवर्धन जो है आप जब पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ और पॉइंटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। आवर्धन का मान यानी एम कहता है, यदि एम जो एम है 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, ठीक है। यदि एम 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, नहीं फिर से एक बार देखिए। कहने का मतलब कि यदि एम जो है 1 से छोटा होगा तो क्या होगा आवर्धन, यदि एम जो आवर्धन जो है अगर एम से बड़ा होगा तो क्या होगा, यदि एम 1 के बराबर रहेगा तो क्या रहेगा। ये 3 कंडीशन हम लोग सीखने वाले हैं। ये 3 कंडीशन जो है हम लोग अभी सीखने वाले हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव इससे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होता है। कह रहा है कि यदि आवर्धन m का मान, यदि आवर्धन m का मान 1 से क्या हो, अधिक हो, 1 से अधिक हो, यानी ये जो है 1 से अधिक रहेगा तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के तुलना में, तो इमेज जो है वस्तु की तुलना में क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब यदि m इक्वल टू, अगर प्रतिबिंब क्या होता है, m इक्वल टू होता है H2/H1, अगर H2 क्या होगा 4 होगा और ये क्या होगा 2 होगा, यानी 2 2 जब 4, m इक्वल टू क्या है 2, m क्या है 1 से बड़ा है, यानी क्या है प्रतिबिंब तो बड़ा हुआ ना जी, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब था तभी तो 1 से बड़ा हुआ। तो वही कह रहा है यदि मान m का मान 1 से अधिक तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, m इज ग्रेटर दैन 1 तो H2 इज ग्रेटर दैन H1, ठीक है। कह रहा है यदि आवर्धन का मान 1 से 1 से क्या हो, कम हो, तब क्या होगा प्रतिबिंब का मान। अगर 1 से कम हो तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होगा तुलना में छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। कहने का मतलब क्या है, तो m इक्वल टू यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ 6 रखते हैं, 2 2 जा 3 6, m इक्वल टू लेस दैन 1, 1 से कम हो गया तो क्या जेन्युइन सी बात है, ये वस्तु जो है बड़ा है 6 है और जो प्रतिबिंब है 2 है, नहीं कम है, वस्तु की तुलना में क्या है छोटा है। वही कह रहा है यदि 1 से कम होता है, 1 से कम होता है तब क्या होता है, जो मेरा प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है छोटा होता है। m इज लेस दैन 1 तो H2 इज लेस दैन H1, H2 इज लेस दैन H1। यदि आवर्धन का मान 1 के इक्वल हो, m इक्वल टू 1, यानी m बराबर, यदि 4ab है, यदि 4ab है, क्रॉस करेंगे तो m इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये 1 के बराबर होगा तो वस्तु और इमेज क्या है, दोनों क्या है बराबर है। जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, दोनों क्या है इक्वल है। तब क्या होगा, m इज इक्वल टू 1 तो H2 इज इक्वल टू H1, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ये 3 पॉइंटें थी, ये 3 पॉइंटें हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये 3 पॉइंटें क्या कह रही हैं। आवर्धन अगर 1 के बराबर तो प्रतिबिंब से क्या होगा बराबर होगा। यदि m जो है आवर्धन जो m के बराबर तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर, ठीक। अगर वो बड़ा, कौन बड़ा, यदि m इक्वल टू 1 से इक्वल रहेगा तब तो पता हो गया। अगर इक्वल ना रहे, ग्रेटर दैन रहे तो प्रतिबिंब बड़ा, अगर लेस दैन रहे तो प्रतिबिंब छोटा। इन्हीं अब जो पढ़ने वाले हैं पढ़ने वाले व्यंजक। अब मैग्नीफिकेशन का जो है मैं व्यंजक पढ़ेंगे कि कैसे प्राप्त करते हैं उनका व्यंजक, तो आप देखें। चलिए हम लोग सीखते हैं आवर्धन का व्यंजक, यानी वेरिफिकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक दर्पण लेते हैं। तो दर्पण क्या है, अवतल दर्पण लिए, m एक अवतल दर्पण लिए जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। इन्हीं चीज़ों को
वर्णन किया गया है यहाँ पे शब्दों में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आप देखेंगे कि लिखा है कि माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य अक्ष क्या है, CP है। ठीक है, और यहाँ लिखा गया कि पुनः AB क्या है, AB एक वस्तु है जिसका काल्पनिक एवं सीधा काल्पनिक एवं उल्टा, काल्पनिक बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। यहाँ तक आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई। अब जो देखिए नीचे लिखा हुआ है चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम कहने का मतलब क्या है कि आप इसमें चिन्ह परिपाटी नियम क्या क्या लागू होता है, कौन कौन सा चिन्ह परिपाटी नियम लागू होता है ये जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है चिन्ह परिपाटी नियम में कि वस्तु यानी बीम की ऊंचाई कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो इसको लिखा गया है कि AB इक्वल टू H1 लिखा गया है, प्लस में प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखा गया है, यानी हाइट ऑफ इमेज यानी जो इमेज की हाइट कितनी है ये बताया गया। यह है H2 यानी माइनस लिखा गया है। आप यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि सर ये प्लस H1 लिखा गया है, H2 को माइनस लिखा गया है, क्यों सर? जेन्युइन सी बात है, लड़कों के मन में प्रश्न उठना तो कॉमन सी बात है, क्योंकि ये माइनस एक प्लस, तो आपको घबराना नहीं है, माइनस और प्लस से घबराना नहीं है। ये तो हम जानते ही हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मुख्य अक्ष के ऊपर से कोई डाला जाएगा लंब, मुख्य अक्ष के ऊपर से कोई लंब डाला जाएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, अगर मुख्य अक्ष के नीचे से लंब डाला जाएगा तो ऑलवेज निगेटिव। आप जानते हैं, तो वही बात है, प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के नीचे से डाला जा रहा है तो निगेटिव, ऊपर से डाला जाएगा तो पॉजिटिव। वही है, H1 जो है ऊपर से डाला जा रहा है तो पॉजिटिव, H2 जो है नीचे से डाला जा रहा है तो निगेटिव। क्लियर? अब जो तीसरा पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है वस्तु यानी बीम की दूरी, वस्तु की दूरी इस साइड यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में है तो माइनस U, और प्रतिबिंब की दूरी प्रकाश की विपरीत दिशा में तो माइनस V। ठीक है, ये अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आपको ये प्रूफ करना, ये जो सत्यापन करना, वेरिफिकेशन जो करना है वो आसान है। ठीक है, तो आप देखिए, तो सबसे पहले जो क्या करेंगे हम कि ABP एक त्रिभुज लेंगे, A डैश B डैश P सेकेंड त्रिभुज लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ट्रायंगल, ये दूसरा सेकेंड ट्रायंगल, समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABP और त्रिभुज A डैश B डैश P में। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, चूंकि APB यानी एंगल I और A डैश P और B डैश मतलब एंगल R पता है बराबर होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई ऐसे मान लेते हैं, कोई लाइट लेते हैं दर्पण और इस पे लाइट लेते हैं, इंसिडेंट करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट बन जाता है, जो ये परपेंडिकुलर होता है, जो ये I और R एंगल बनता है क्या होता है, बराबर होता है। पढ़े हैं हम परावर्तन के नियम से, तो जो पढ़ चुके हैं परावर्तन के नियम से वही तो लागू हो रहा है यहाँ पे, तो आपको पता हो गया कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल APB बराबर है एंगल A डैश B डैश। कैसे बराबर है? तो परावर्तन के नियम से। कैसे? तो परावर्तन के नियम से। अब जो दूसरा है, आप देखोगे कि ये जो एंगल है 90 डिग्री और ये भी एंगल जो है 90 डिग्री, दो एंगल 90 डिग्री है, दोनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं और एंगल BAP एंगल B डैश A डैश P क्या है, समकोण से, समकोण है, समकोण से। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब जब आपको मिरर फार्मूला जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे
अगर आप मेरा फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो आई बटन क्लिक करके देख ले। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो एंगल बराबर हो किसी त्रिभुज के दो एंगल इक्वल, तो तीसरा एंगल आपरूपी इक्वल हो जाता है। यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, और ये एंगल आपस में इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा एंगल आपरूपी इक्वल हो जाता है। यानी ए बी टी बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश, तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से। कैसे, तो डबल ए से। कैसे, तो डबल ए से। जब त्रिभुज समरूप, तो लिख सकते अतः इनकी संगत भुजा समानुपाती होती हैं। तो जब कोई त्रिभुज समरूप हो गया तो उनकी संगत भुजा क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो समानुपाती होंगी तो उनके यहाँ लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि भुजा कौन कौन सा भुजा, तो भुजा ए डैश बी डैश, यानी भुजा ए डैश बी डैश और ए बी बराबर है पी ए और पी ए डैश और पी ए डैश और पी ए बराबर हो गया। अब ये जो बराबर हो गया तो ए डैश बी डैश के जगह पे, ए डैश बी डैश के बदले यहाँ पे है ए डैश बी डैश, तो यहाँ लिख सकते हैं -H2 और ए बी के बदले +H1। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, इसके बदले ही लिखेंगे कि माइनस H2 बटा में H1 और क्या हो जाएगा, पी ए डैश है तो पी ए डैश क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस बी और पी ए माइनस यू। तो यहाँ लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस बी और पी ए डैश माइनस यू। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बदले लिख सकते हैं ये क्रॉस माइनस माइनस ऊपर क्रॉस, तो हो क्या गया, बचेगा क्या ये फिर, तो ये जो बचेगा लिख सकते हैं इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग H2 बटा में H1 इक्वल टू माइनस बी बटा में माइनस यू, यानी H2 बटा में H1 इक्वल टू माइनस बी बटा में यू। ठीक है, लेकिन हमको पता है ये समीकरण मान लेते हैं 1 हो जाता है। दूसरा समीकरण भी पता है कि एम इक्वल टू होता है H2 बटा में H1, कैसे, तो आवर्धन से। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, हम आपको ऊपर वाला इरेज करते हैं। देखिए यहाँ तो पता चल गया समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे तो आपको पता है कि अगर इस साइड ये भी H2 बटा में H1 ये बराबर और ये बराबर,
तो ये आपरूपी में बराबर हो जाएगा, यानी एम इजकल टू माइनस वी बाई यू। तो आपको एक समझ में आ रहा है कि एम का नया फॉर्मूला ज्ञात क्या हुआ? एम का नया फॉर्मूला क्या है? अभी एम का नया फॉर्मूला है आपको एम इजकल टू माइनस वी बाई यू। एम का नया फॉर्मूला आया माइनस वी बाई यू। अब देखिए एक नया फॉर्मूला और क्या आता है। अगर हम दर्पण सूत्र देखें, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र आपको पता है क्या होता है? होता है माइनस एफ इजकल टू 1/में वी प्लस 1/u होता है। ये होता है आपका मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में कह रहा है कि दोनों तरफ v से गुणा करने पर, अगर दोनों तरफ कह रहा है अगर v से गुणा कर दे, क्या कर दे? गुणा कर दे, तो जो नया हम जो फार्मूला प्राप्त होगा वो क्या होगा? देखिएगा, अगर 1/f है, अगर 1/v है प्लस 1/u है, तो v से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब v से 1 है और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको v। ये भी आपका क्या हो जाएगा? v। ये भी आपका क्या हो जाएगा? v। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर होगा। अरे दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करो ना, इधर भी v से मल्टीप्लाई करो, इधर भी v से मल्टीप्लाई करो, तो ये प्राप्त होगा। जब ये प्राप्त होगा तब देखिएगा क्या होगा कि ये v पूरा क्रॉस खत्म। जब ये क्रॉस कर देंगे, क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे, तो हमें जो नया फार्मूला प्राप्त होगा v/f प्लस क्या 1 प्लस 1/v/f 1v/u होगा। क्या होगा? v/u। इतना प्राप्त होगा। जब इतना प्राप्त होगा तो आपको क्या करना है कि अगर इस चीज़ को इधर भेजेंगे तो क्या होगा कि हमें एक नया फार्मूला प्राप्त होगा माइनस v/u बटा में 1 प्लस v/ माइनस बाई होगा माइनस इतना v/u 1 माइनस v/f इक्वल टू इतना प्राप्त हुआ। हमें पता है कि इसके बदले क्या कर सकते हैं? इसके बदले लिख सकते हैं एक नया चीज़, यानी m लिख सकते हैं, m इक्वल टू 1 माइनस v/f। तब एक नया चीज़ प्राप्त क्या हुआ? एक नया फार्मूला प्राप्त हुआ, ये m इक्वल टू 1 माइनस v/f, m इक्वल टू 1 माइनस v/f। तो हमें 3 फार्मूला प्राप्त हुए हैं। पहला तो होता है m इक्वल टू h2/h1, दूसरा प्राप्त होता है m इक्वल टू माइनस v/u, तीसरा जो प्राप्त हुआ m इक्वल टू 1 माइनस v/f। यानी आवर्धन के 3 फार्मूले होते हैं और ये तीनों अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या करेगा कि आपको u दे देगा, v दे देगा, पूछेगा m निकालने के लिए, तो आप तो वहाँ फंस जाइएगा। अगर ये नहीं पढ़े रहिएगा, अगर वेरिफिकेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन नहीं पढ़े रहेंगे तो क्या आप तो जानेंगे H2 और H1, तो H2 H1 देगा नहीं, v देगा, u देगा, तो फिर कैसे निकालोगे? ठीक है, अगर v दे देगा, f दे देगा, फिर पूछेगा मैग्नीफिकेशन, तो कैसे निकालोगे? तो आप ये जानते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। m दे देगा, v दे देगा, पूछेगा फोकस, कहो सर m दिया है, v दिया है, फोकस कैसे निकालें? तो अगर आप ये पढ़े हैं, अगर ये आप पढ़े हैं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं और लास्ट टॉपिक ही रहेगा, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे? कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे कि जो एग्ज़ाम में आता है वो न्यूमेरिकल हमसे क्या करे, छूटे ना, हम टोटल के टोटल क्वेश्चन सोल्यूशन करके आएँ। इसलिए आप आने वाले वीडियो में जो होगा न्यूमेरिकल होगा, तो आप इसी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और धन्यवाद।